sectoral growth rate in different 5-year plans। ये सानू थोड़ा आज हम पहले इसका एक बार कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद आई शैल बी शिफ्टिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टरल ग्रोथ रेट इन डिफरेंट 5-year प्लान्स। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट 5-year प्लान, फर्स्ट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। फर्स्ट 5-year प्लान पे हमारा जो मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर के ऊपर था और फर्स्ट 5-year प्लान में हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.71% था और जो टोटल ग्रोथ रेट ऑफ फर्स्ट प्लान था दैट वाज 2.1% और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वाज 2.71%। इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 5.54, सर्विसेज 4.17, एक्चुअल ग्रोथ रेट जो था हमारा दैट वाज 3.6%। इसके बाद हमारे पास सेकेंड 5-year प्लान जो थी, इसका मेन फोकस था बेसिक इंडस्ट्रीज। तो इसमें जो हमारा ग्रोथ रेट, ये टारगेट होगा इसलिए जो लिखा है, तो ग्रोथ रेट जो हमारा था दैट वाज 4.5% और उसके बाद जो हमारे पास एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट था दैट वाज 3.15%, इंडस्ट्री का 5.59%, सर्विसेज का 4.94 और एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारा प्रीवियस से ज्यादा था, इट वाज 4.21%। तो फर्स्ट पहली दो 5-year प्लान्स थी, ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल मानी जाती हैं। अगर आप सोचें कि इन्हीं ईयर्स में हमारे देश में रिफ्यूजी की रीसेटलमेंट हुई है और जो 560 ऑड प्रिंसली किंग्स थे उनकी इंडिया में असिमिलेशन, फर्स्ट एक्सेशन, देन इंटीग्रेशन ऑफ दोस प्रिंसली स्टेट्स, ये सभी बड़ा मुश्किल काम था जो इसी समय में हुआ। तो इंडिया हैज जस्ट ओवरकम द फर्स्ट क्राइसिस। उसके बाद अगली क्राइसिस थर्ड 5-year प्लान में शुरू हो गई। तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमारा ग्रोथ रेट काफी ज्यादा होगा, लेकिन दैट वाज नॉट द सिचुएशन। एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया बिकॉज ऑफ वॉर्स, टू वॉर्स, वन विद चाइना, अदर विद पाकिस्तान, एंड देन इन एडिशन टू दैट 3 कंसेक्टिव फेमिन्स। 3 साल लगातार जो मानसून थी उसकी बारिश अच्छी तरह से नहीं हुई और जो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट था दैट वाज 6.28% और सर्विसेज का 5.26%। इसी के साथ एक्चुअल ग्रोथ रेट था जो हमारा दैट फेल डाउन, दैट वाज 2.72%। और इसी के साथ जो फोर्थ 5-year प्लान था तो इसका टारगेट ग्रोथ रेट 5.4%, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वाज इट वाज हाईली रिड्यूस्ड वन। इसके बाद 3 साल जो प्लान हॉलीडे हो गया था उसके बाद दिस वाज 2.75% और प्लान हॉलीडे में ग्रोथ रेट अच्छा था, लेकिन उसके बाद इट फेल डाउन। तो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 4.91%, सर्विसेज का 3.22 और जो एक्चुअल ग्रोथ रेट था इट वाज 2.01%। नेक्स्ट वाज द फिफ्थ प्लान। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ प्लान आ गई। तो फिफ्थ प्लान में जो ग्रोथ रेट था दैट वाज 4.4%, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वाज 3.28, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट था 6.55, सर्विसेज का 5.66, एक्चुअल ग्रोथ रेट 4.83। ये हमारे पास फिफ्थ प्लान थी। फिफ्थ प्लान के बाद वी हैव गॉट सिक्स्थ प्लान। ग्रोथ रेट 5.2, agriculture growth rate 2.25, industrial growth rate 5.32, services growth rate 5.41, and then actual growth rate is this. Seventh 5-year plan.
This was 1985 to 1990. The growth rate was 5%. Agriculture growth rate was good. Industry growth rate was good. And then services growth rate was also good. And then we have got the last growth rate, 7th 5-year plan growth rate was 6%. 8th 5-year plan. It was the plan of new economic policies. Growth rate is 6.68%. And then 9th plan, growth rate fell down to 5.4%. And the agriculture growth rate was very low in this period. Agriculture growth rate was very low, 2.06, and then industrial growth rate was 4.51, and then services growth rate was 7.78. 10th plan. 8 growth rate 8%, agriculture 2.34, industry 8.9, services 9.4, and actual growth rate was 9.5%. 12th 5-year plan, growth rate 8%, agriculture 0.4, industry 10.9, services 10. 11th 5-year plan, growth rate 9%, 4% agriculture, 10.5 industry, 9.9 services, and 8%. So actually, this was one of the greatest achievements of the planning process. And suddenly, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक अन्ना हजारे नाम का एक आदमी था, उसने सारी इकोनॉमी में बड़ा जबरदस्त जंप ला दिया। उस समय अरब स्प्रिंग चल रही थी, तो कुछ कंट्रीज ने ये एक इशू भी रेज कर दिया कि हिंदुस्तान में भी इंस्टेबिलिटी है और हिंदुस्तान में भी सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन इज ऑन एनविल। तो एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन। एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये एक सिचुएशन है जहां पे लेबर को डज नॉट ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन, ये एक ऐसी हालात है जिसमें जो लेबर है उसको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और लेबर काम करने के लिए तैयार है। लेबर इज willing to work on existing wage rate, लेकिन उसको काम नहीं मिलता। लेबर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन लेबर को काम नहीं मिलता। दिस इज द सिचुएशन। और इसके बाद इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, वेयर द नेचर ऑफ जो इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है और अनएम्प्लॉयमेंट की नेचर बाकी कंट्रीज से एंटायरली डिफरेंट है। जो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट मेजर होते हैं, ये होता है कि कितने लोग एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं, टोटल लेबर फोर्स का कितने परसेंट लोग हैं जो एक्टिवली जॉब को ढूंढ रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और इसको ना मेजर करने के वी हैव गॉट डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स हैं इसको मेजर करने के, वो भी हम स्टडी करेंगे। और हमारे पास जो इस समय मेरे सामने जो डेटा लिखा हुआ है, दैट डेटा करस्पॉन्ड्स टू ए पीरियड जो कि हमारे पास 2014 का है, आज से 6 साल पहले का डेटा। वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन दिस इज 4.90 अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो डिफरेंट टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है? फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट डिमांड जो लेबर की है, ये सप्लाई से कम हो जाती है। मतलब कि देखो, इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल इज ए रूल ऑफ थंब। लेबर की अवेलेबिलिटी या सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो उसमें क्या होगा?
अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो ये होता क्यों है? जब पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है उस समय, और पॉपुलेशन इमोबाइल है, जिस जगह पे जो अपनी प्लेस ऑफ बर्थ है उसको पॉपुलेशन छोड़ना नहीं चाहती। इसके बाद डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या, अगर किसी काम को करने के लिए 5 आदमी चाहिए तो उसे 10 आदमी कर रहे हैं। It refers to the state of unemployment in which more people are engaged in work than really needed। जितने आदमियों की लोग जरूरत है उससे ज्यादा आदमी इसमें काम कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की जो 50s में ये सिचुएशन आई थी कि 1/3 ऑफ द वर्क फोर्स, टोटल वर्क फोर्स का 1/3 हिस्सा जो था वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में था। उसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट रेफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स एट सर्टेन सीजन। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है ये सीजन्स में अकर करती है, और इसकी जो स्टेट टू स्टेट वेरिएशन है, जैसे अभी आप देखें जब पैडी सोइंग सीजन था, लेबर डिमांड वाज वेरी हाई। तो जैसे ही पैडी सोइंग सीजन खत्म हुआ लेबर की डिमांड कम हो जाएगी, फिर पैडी हार्वेस्टिंग सीजन आएगा उस समय भी लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह से जो हमारे ब्रिक क्लिन है, जो भट्ठे हैं, ये भी सीजनल काम करते हैं। भट्ठों का काम आजकल के मौसम में रुक जाता है। और उसके बाद फार्मिंग की क्या टाइप है, मेथड्स ऑफ फार्मिंग क्या है, इनके ऊपर भी जो हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, ये एक इकोनॉमिक फिनोमेना है जिसमें लोग काम करना चाहते हैं प्रिवेलिंग वेजेस के ऊपर। जो आपकी प्रिवेलिंग वेज रेट है इसके ऊपर लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, तो इसको हम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, अब ये ऐसा है अनएम्प्लॉयमेंट जो इलिटरेट्स लोगों में होती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द इलिटरेट्स हु विश टू वर्क इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं और पढ़े लिखे कम होते हैं। ऐसे होता है इंडस्ट्री में जो लेबर है ना, लेबर भी ट्रेंड लेबर। ट्रेंड लेबर का मतलब क्या है, जो लगातार लेबर प्लाईवुड इंडस्ट्री में काम करती है। अगर प्लाईवुड इंडस्ट्री में जो लेबर का काम है दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इस तरह से जो हमारे पास लेबर भी है उसमें भी एक ट्रेंड पार्ट आ जाता है, जो इलिटरेट्स लोग इसमें काम करते हैं। तो इसका, और ये लोग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पेस है वो हमारे पास बहुत कम होती है। और क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है और उससे सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो इसका कारण क्या है, देयर इज ए ह्यूज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो उसके पास हमारी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है। जैसे अभी जो हमारा रूपनगर में कुराली पड़ता है, बिटवीन महाली एंड रूपनगर देयर इज ए टाउन कुराली। वहां पे एक प्लाईवुड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। तो प्लाईवुड इंडस्ट्री की दिक्कत ये है कि लेबर तो पंजाब में बहुत अवेलेबल है लेकिन वो उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड लेबरर्स। जो प्लाईवुड में जैसे उन्होंने जो हमारा स्ट्रॉ है उसकी स्टफिंग कैसे करनी है, ठीक है, वो थोड़ा सा टेक्निकल टास्क है। जो ईंटें पकड़ाने वाला आदमी है या जो खेत में आप जैसे हल जोतने वाला आदमी है, जो फार्मिंग करता है, वो काम नहीं कर सकता। इवन फार्मिंग इज टेक्निकल।
जैसे पैडी सीजन में ट्रैक्टर से जो कद्दू करने का काम है, ये आम आदमी नहीं कर सकता। कद्दू का मतलब क्या है कि आप जमीन के ऊपर पानी जब काफी मात्रा में हो जाता है, तो आप उसमें ट्रैक्टर उसमें एंटर करता है और उसमें पानी होता है खेत में पूरा, और वहां पे मड भी काफी ज्यादा होता है, और उसको आपने पहले तो हल बाना है, फिर बाद में सुहागा मारना है। मतलब कि फर्स्ट you will create the linings and then you will flatten them। तो वो बड़ा टफ टास्क होता है, और उसमें अगर आप पहली बार किसी जमीन में पैडी सोइंग कर रहे हो, तो आप अपनी सीट पे नहीं बैठ सकते। और उसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्लच एंड ब्रेक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगर आपके ब्रेन में एक सेकंड के लिए भी ऐसी चीज हो जाए कि क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन आप गलत कर दो, तो ट्रैक्टर आगे से उठ जाता है, और उठ के जो उसका स्टेयरिंग होता है वो ड्राइवर की छाती में धंस जाता है। आजकल तो ऐसी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन जब पैडी का सीजन शुरू हुआ था तो लोग ऐसे बहुत मरते थे कि कई बार वो जैसे होता है कि हल जोतते थे जब वो, तो उनको ट्रैक्टर का जोर लगवाना पड़ता था। तो उसमें अगर उनके ब्रेन में क्लच और रेस दोनों का कॉम्बिनेशन होता था, अगर उस एक एक कॉम्बिनेशन को भी थोड़ा सा वो मिस सिंक्रोनाइजेशन कर दे तो डेथ्स हो जाती। और जब तक आप ट्रैक्टर का जोर नहीं लगवाते थे तब तक कद्दू नहीं होता था। दिस वाज ए प्रॉब्लम जिस पीस ऑफ लैंड में आप पहली बार पैडी सो करते थे। तो जो इंडस्ट्रियल लेबर है उसमें एक टेक्निकल पॉइंट होता है, frictional unemployment. It refers to temporary unemployment which exists during this period where workers leave one job। अभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है। मोस्टली ये आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। आईटी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बड़ी जल्दी, अब बहुत जल्दी जो है, आप ऐसे मान लीजिए कि आउटडेट हो जाती है। तो आपको जैसे 90s में एक दिक्कत आई थी कि सन माइक्रो सिस्टम जो थी, इनके प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए थे, उससे जो जावा के एक्सपर्ट्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, एंड देयर वाज मास लेइंग ऑफ। और उसके बाद जो जावा के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी जैसे डॉटनेट फ्रेमवर्क में काम करना शुरू किया, या फिर उसके बाद ऐसे प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए। इवन इफ सम पीपल दे आर वर्किंग इन डॉटनेट फ्रेमवर्क दे मे यूज जेएसपी। तो लेकिन उसमें क्या था, जो एक फेज था जब उन्हें थोड़ा सा घर पे बैठ के नई टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ा, तो कुछ लोगों को तो जॉब से बाहर निकाल दिया। तो बाद में उन्होंने अपने आप को रिट्रेन किया और फिर से जॉब ज्वाइन कर गए। इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता है कि इन एवरी इकोनॉमी डिप्रेशन आता है। इकोनॉमी जो है एक फ्लैट वे से ट्रेवल नहीं करती। तो साइक्लिकल में ऐसा होता है कि इकोनॉमी में बूम आता है, ऐसे अप, फिर ऐसे इकोनॉमी डाउन होती है, फिर ऐसे अप होती है। जब ये डाउनवर्ड ट्रेंड, नीचे वाला ट्रेंड आता है, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और जो मेरे पास जो नेक्स्ट फेज में अभी आपको करवाने वाला हूं, तो ये ज्यादातर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में आती हैं, जापान में आती हैं। और जापान में जो साइकिल का पीरियड है, पहले तो 7-8 साल होता था, बाद में 2-3 साल भी होना शुरू हो गया था। इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, और कोई एक सिंगल मेजर जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। तो जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, नेसो, NSSO, ये एक डिटेल्ड सैंपल सर्वे एवरी 5 ईयर कंडक्ट करता है ऑन अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। और ये 3 डिफरेंट टेक्निक्स यूज करता है। और जो फर्स्ट टेक्निक क्या है, यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस में क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट में एक रेफरेंस पीरियड होता है 1 साल का।
और उसमें जो पर्सन्स की क्लासिफिकेशन इस तरह से होती है कि जिसे पूरा साल काम ना मिले। अगर उसे पूरा साल काम नहीं मिलता तो यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट का। और उसके बाद अगर उसे एक हफ्ते में 1 घंटा भी काम नहीं मिलता, उसे बोलते हैं करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस। ये हमारे पास 7 डेज का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मेजर करता है सर्वे से पहले। और जो सभी घंटे जिसने जो काम किया होता है उसको वो यूज करता है। तो क्या है, एड्स अप ऑल द आवर्स ऑफ वर्किंग अंडरटेकन ड्यूरिंग दिस, जो 7 दिनों में उसे जितने घंटे काम मिला वो सभी घंटों को वो ऐड कर लेते हैं। तो उससे फिर ये फैसला लगाते हैं कि इसका जो स्टेटस है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला है या कोई और है। देन वी हैव गॉट क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये यूएस में मेजर की जाती है और CWS डेटा से। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन रिगार्डिंग सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट, ऑल दीज 3 सेट्स ऑफ डेटा आर यूज्ड इन कंजम्पशन। तो जो 3 तरह का डेटा है, जब आपने एम्प्लॉयमेंट को डील करना है तो 3 तरह के डेटे का कोई कॉम्बिनेशन बना के आप उस डेटे को पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पोवर्टी एक बड़ी डेंजरस टर्म है हमारे पास। पोवर्टी क्या है? ये एक ऐसी है कि जब कोई भी इंडिविजुअल जो है अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाता तो हम कहते हैं कि पोवर्टी है। जो आदमी की मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है? फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज। तो एक जो सर्वे, अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड इन 11-12 में जो प्लानिंग कमीशन ने सर्वे किया, तो उसमें उन्होंने बोला कि जो रूरल लोग हैं 25.7% इन रूरल एरियाज एंड 13.7% इन अर्बन एरियाज and 21.9% for the country as a whole. Poverty is defined as Human Development Report. In Human Development Report as denial of opportunity to lead a long, healthy, creative life and to enjoy a decent standard of living, freedom, dignity, self-respect and the respect of others. Poverty की definition लगातार चेंज होती रहती है। पॉवर्टी में हम पैरामीटर ऐड करते रहते हैं। फर्स्ट इट वाज जस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसके कई तरह के मेजर्स है। एक हमारे तेंदुलकर कमेटी का भी एक अलग तरीका पॉवर्टी मेजर करने का। तो मैं देखता हूँ कि जो हमारा इस ड्राफ्ट में कितना दिया है, तो अगर बाद में एडिशन करने की जरूरत हो आई विल डू इट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? Absolute poverty is when a person cannot obtain a certain absolute standards of minimum requirement. जो उसका certain minimum requirement का जो standard है, जब वो meet नहीं करता, it refers to the total number of people living below poverty line. इंडिया में ये 30% है। तेंदुलकर ने एक हमारे मतलब के तेंदुलकर एक्सपर्ट है पॉवर्टी के ऊपर, उन्होंने इसको कंटेस्ट किया। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? ए पर्सन फॉल्स, एक आदमी दूसरे आदमियों से कितना पीछे रह जाता है, वो रिलेटिव पॉवर्टी है। तो इट रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। जैसे YPS स्कूल में एक बच्चा पढ़ रहा था, वो बोलता है कि वी आर पुअर एंड माय फ्रेंड इज रिचर। तो रीजन क्या? मेरे पास 1000 गज का घर है और 25 एकड़ जमीन है, उसके पास 2000
गज में 3 घर हैं पटियाला में और उसकी 100 एकड़ लैंड है। मेरे पेरेंट्स के पास 2 गाड़ियां हैं, ड्राइवर कोई नहीं है। उनके पास 4 गाड़ियां हैं और 2 ड्राइवर्स हैं। तो वी आर पुअर एंड माय फ्रेंड इज रिच। तो ये क्या है? दिस इज रिलेटिव पॉवर्टी। देयर आर मैनी अप्रोचेस टू मेजर पॉवर्टी। पॉवर्टी को मेजर करने की बहुत अप्रोचेस हैं। मैं भी आपको एक बार ये बोल चुका हूं, देयर आर मैनी अप्रोचेस टू मेजर पॉवर्टी। इनकम उनमें से एक है। इनकम इज वन ऑफ देम। एक दूसरी अप्रोच है, तो आप इसे वो कहते हैं कि आप इसे इनकम की टर्म्स में ना देखो। अगर आप पॉवर्टी को इनकम की टर्म्स में देखते हो तो आप क्या कर रहे हो? पॉवर्टी की बड़ी नैरो डेफिनेशन के ऊपर फोकस कर रहे हो। पॉवर्टी इज वेरी वाइड टर्म। फर्स्ट कैसे? बेसिक नीड्स में क्या क्या आता है? बेसिक नीड्स में हमारी हेल्थ आ जाती है। हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या और कई इसेंशियल सर्विसेज इसमें आ जाती हैं। तो देयर आर इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस इन मेजरिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी को मेजर करने में कई लिमिटेशंस भी हैं। तो आप इनकम लेवल लेंगे या कंजम्पशन लेवल लेंगे? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकम लेवल लेंगे या कंजम्पशन लेवल लेंगे पॉवर्टी के कैलकुलेशन में? तो ये दोनों अप्रोचेज हैं। ये जो पुअर लोग हैं उनके एसेट्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोचेस के और भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये सोशल रिलेशंस के ऊपर फोकस नहीं करते। सोशल रिलेशंस या सोशल इनइक्वालिटीज है, तो इट लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्पोवरिशमेंट। और उसके साथ एक नई अप्रोच आई है, वो बोलते हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ये एक नई अप्रोच आई है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो ये क्या करती है? दिस एड्रेसेस द इश्यूज सच एज कैपेबिलिटीज, एसेट्स, लेबर required for means of living. A livelihood is stated to be sustained. एक livelihood को sustained कहा जाता है अगर वो livelihood stresses और shocks में भी कायम रहे। ऐसा ना हो कि एक जॉब आपको मिल गई, थोड़ा सा शौक आया, जॉब छूट गई, आप फिर से अनएम्प्लॉयड। आपने काम शुरू किया, काम थोड़ा समय चला, फिर से वो काम बंद हो गया, आपको नया काम करना पड़ गया। तो वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड नहीं था। जैसे शुरू शुरू में आपने सुना होगा कि जब हमारे लैंडलाइन फोन्स की एक्सपेंशन हुई तो एसटीडीज हुआ करते थे। एसटीडीज का बिजनेस बड़ा चला, लेकिन ओनली अप टू 97 2000 के बाद एसटीडीज का बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो गया, क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन बड़े कॉमन हो गए। तो उसके बाद अगर आप एसटीडी खोल के बैठे रहोगे तो आपका काम फेल हो जाएगा। यू विल हैव टू चेंज द प्रोफेशन। आपको प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 1970s में एसटीडी खोलने का काम था कि आप एसटीडी खोलो और आप बड़े कामयाब हो जाओगे, वो एक रॉन्ग अप्रोच थी। और अब कॉमिक हमारे पास पॉवर्टी की एस्टिमेशन की कौन कौन सी मेजरमेंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज NSSO, All India Sample Survey of the Household Consumption Expenditure, where poverty is defined with reference to poverty line, which is a level of monthly, ये consumption based approach है। जो हमारी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी पॉवर्टी वाली जो रिपोर्ट है, इट इज बेस्ड ऑन पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
और इसमें जिन कमिटीज ने पॉवर्टी मेजरमेंट के ऊपर काम किया, वाई के अलग, लकडावला, तेंदुलकर, सुरेश डी तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर ना समझ लेना, देन सक्सेना, हाशिम, रंगराजन, डॉक्टर सी रंगराजन, ये भी आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ही वाज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैविंग वेरी गुड इक्वेशन विद डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अब हमारे पास जो पुअर कितने हैं, ये तेंदुलकर मेथड का सर्वे है, ये दोनों। हाँ, मैं ये थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ तेंदुलकर मेथड की। तो वो मेथड क्या है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्किप करूंगा, दैट्स ए टेक्निकल क्वेश्चन, अगर जरूरत हुई तो वी विल सी इट। वो एक इकोनॉमिस्ट का काम है, हमारा काम नहीं है। तो दिस इज हमारे पास ये पॉवर्टी रेशियो है, रूरल मैं परसेंटेज में चाहता हूँ 41.8%, 2004-5। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पावर में आए तो 41% रूरल पॉवर्टी थी, तो 25.7%, 42 से 26 ये फॉल कर गई। इसे मैं अगर यहाँ पे 42 लेता हूं तो ये 26 आ जाता है। तो ये अर्बन है, दिस इज 26 और ये 14, और इन दोनों की अगर मैं एवरेज लेता हूं तो दिस इज 37 और ये मेरे पास 22। ये 37 से 22 फॉल कर गई, लेकिन तेंदुलकर हैज कंटेस्टेड दिस। तो नए पॉवर्टी के इंडाइसेस आए हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो हम करंट इवेंट में उनको करते रहेंगे। तो जो पॉवर्टी रूरल और अर्बन, इसका रीजन क्या है, गरीबी का रीजन क्या है? फर्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा हमारे पास कैपिटल नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तो एक अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है एग्रीकल्चर के बिना, और एग्रीकल्चर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट प्रेशर बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारी इकोनॉमी सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी हो चुकी है, लेकिन जो हमारी लेबर है वो भी अभी ज्यादा पार्ट ऑफ द लेबर इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब हमने इंडियन इकोनॉमी शुरू की थी आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि 20 to 30% ऑफ द लेबर जो एग्रीकल्चर सेक्टर से 20 से 30% लेबर को शिफ्ट करना पड़ेगा सर्विस सेक्टर में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि रूरल इंडिया में आपको अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने पड़ेंगे। तो उसके बाद इलिटरेसी, लिटरेसी तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी पुअर, रीजनल डिस्पैरिटी, और सोसाइटी हमारी ऑर्थोडॉक्स है, और चाइल्ड मैरिज ट्रेडिशन भी उनमें एक है। इन डिफरेंट एटीट्यूड्स, इन्वेस्टमेंट के बारे में जो एटीट्यूड इंडिफरेंट है, और जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसे पीडीएस बोलते हैं, ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बना, लेकिन इसको हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। हमारी फूड ग्रेन्स की इतनी मिसमैनेजमेंट है कि बारिश में पड़ा हमारी जो कनक या जो पैडी और वीट है ये गल जाती है, लेकिन लोगों में नहीं बांटी जाती। और कई बार तो हमारी गवर्नमेंटल पॉलिसी ऐसे बोलते हैं कि अगर हम एक्सेस वीट जो गोडाउन्स में पड़ी है उसको मार्केट में रिलीज कर दें तो वीट का प्राइस फॉल कर जाएगा, और वीट का प्राइस फॉल करने से जो वीट की ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसको लॉस हो जाएगा। तो देयर इज आल्सो ए लैक ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो जो कैपिटलिस्टिक के इंटरेस्ट को ज्यादा देखती है और जो पुअर और लेबर के इंटरेस्ट के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती। तो गवर्नमेंट कोशिश क्या कर रही है पॉवर्टी को खत्म करने की? तो ये भी बड़ी लंबी लिस्ट है, और उस लिस्ट में मेरे पास अंत्योदय प्लान, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ड्रॉट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, रिलैकअप, ट्राइसम,
family planning welfare program for population control, scheme for rural artisans and craftsmen, Mahila Samriddhi Yojana, rural housing program, Davkara program, National Social Assistance Program, NASAP, एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, इससे मनरेगा निकला है। इसी स्कीम से मनरेगा निकला है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम नसैप, एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम फॉर रूरल एरियाज, अब तो बहुत ज्यादा स्कीम्स आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, हमें अब उन स्कीम्स के बेसिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम एश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, लेकिन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस इतनी कामयाब नहीं हुई है। सरकारों ने कोशिश तो बहुत ज्यादा की है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मगनरेगा, मगनरेगस, नरेगस, ये बड़ी जबरदस्त स्कीम है। दुनिया की, अमेरिका, कनाडा, जो मर्जी डाल लो, दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, आप कोई बात सोचिए तो सही रूरल एरिया में कि मैंने ये काम करना है किसी गरीब में, और देखिए वो मगनरेगा में है। लेकिन फिर भी बड़ी परेशानी वाली बात है कि व्हाई डिस्पाइट ऑल दीज गुड थिंग्स, व्हाई स्वीपिंग चेंज रूरल एरिया में क्यों नहीं आ रही। या तो ऐसा मानना पड़ेगा कि कंट्री की लाइफ में उतनी स्पीड से चेंजेस नहीं आती जितनी स्पीड से हम मान लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, समर्गा आवास योजना। और गवर्नमेंट ने, अब हम बात कर रहे हैं रूरल पॉवर्टी की, बॉम्बे की जो धारावी स्लम है, पूरे शायद एशिया की या शायद पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ा स्लम एरिया। कोरोना वायरस, ये बहुत फियर करते हैं कि उस एरिया में ना चला जाए कोरोना वायरस। 10 लाख आदमी और स्लम एरिया में। एम्फेसिस वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, नेहरू रोजगार योजना के ऊपर, और सी अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अमंग अर्बन पुअर, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अर्बन यूथ, CU। और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, PMEGP बन गया ये, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, अर्बन बेसिक सर्विसेज फॉर पुअर प्रोग्राम, UBSP, प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, एंड स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना।